स्टूडेंट्स आज आपका 9 चैप्टर पढ़ेंगे मून एंड शैडो। मून मतलब चंद्रमा एंड शैडो मतलब परछाई। तो चंद्रमा और परछाई के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको नोट डाउन भी करेंगे। ध्यान से ये वीडियो देखनी है और सुननी है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। डू यू नो डैट बाय रॉकेट, क्या आप जानते हो रॉकेट के बारे में? इट वुड टेक 6 days टू ट्रैवल, या ट्रैवल करने में 6 days लगाता है, यानी कि यात्रा करने में टू एंड फ्रॉम द मून, यानी कि मून से और मून तक पहुंचने में ये 6 दिन लगाता है। द मून इज़ अबाउट 3,80,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो मून की दूरी है अर्थ से वो 3,80,400 किलोमीटर है। येट अवर क्लोजेस्ट नेबर, ये अब तक ही हमारा पड़ोसी इन स्पेस इज़ द मून, बहुत पास का पड़ोसी है स्पेस में मून। एज द मून इज़ क्लोज टू द अर्थ, जो मून है वो अर्थ के बहुत पास है, क्लोज है। इट सीम्स लार्जर दैन द स्टार, ये स्टार से बड़ा दिखता है। एंड इवन एज लार्ज एज द सन, और ये सन से भी बड़ा दिखता है। इट इज़ हाउएवर, ऐसा इसलिए 400 टाइम स्मॉलर दैन द सन, ये 400 टाइम छोटा है सन से इन साइज में। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून एज इट हैज़ नो एयर वाटर और वेदर, मून के पास कोई भी लाइफ नहीं है, कोई जीवन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना एयर है, ना पानी है और ना कोई भी मौसम है। इट हैज़ नॉट चेंज मच ओवर द ईयर, वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता, यानी कि सालों साल हो जाते हैं और वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। मूवमेंट्स ऑफ द मून, यानी कि मून का मूवमेंट्स, कैसे मूव करता है मून। द मून रिवॉल्व्स ऑन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो मून है वो रिवॉल्व करता है, घूमता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ। वंस इन अबाउट 27 1/2 days, यानी कि एक बार में जब अर्थ मून रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ तो 27 हाफ डेज लगाता है। द मून आल्सो रोटेट ऑन इट एक्सिस, मून जो है वो रोटेट करता है, घूमता है अपनी धुरी पर, एक्सिस पर। वाइल इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ घूमता है। द मून रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, मून रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। द सेम डायरेक्शन इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और यही डायरेक्शन होती है अर्थ के चारों तरफ घूमने में, यानी कि जब अर्थ के चारों तरफ घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है फेजेस ऑफ द मून, मून के फेजेस। द चेंजेस इन द साइज ऑफ द मून, साइज मून का जो साइज चेंज होता है वाइल इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जब वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो उसी को क्या बोलते हैं, फेजेस बोलते हैं मून के। द मून हैज़ मैनी फेजेस, मून के पास बहुत सारे फेजेस हैं। ड्यूरिंग ए मंथ, एक मंथ के दौरान वी सी द मून चेंजेस फ्रॉम ए क्रीसेंट टू ए फुल सर्किल एंड बैक, हम देखते हैं एक महीने में जो मून का साइज है, मून की जो शेप है वो क्रीसेंट, यानी कि अर्धचंद्र जिसको बोलते हैं, यानी कि आधा चांद जिसको बोलते हैं, क्रीसेंट टू अ फुल सर्किल एंड बैक, तो हम आधा चांद भी देखते हैं और पूरा चांद भी देखते हैं पूरे एक महीने में। तो उसका जो फेजेस है, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। बट इन रियलिटी द मून डज नॉट चेंज इन शेप और साइज, लेकिन रियलिटी ये है ना तो मून की कोई शेप चेंज होती और ना ही साइज। एक्चुअली ओनली इट अपीयरेंस चेंज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट आर लाइटेड बाय द सन, एक्चुअली में ऐसा होता है कि हमें सिर्फ ये दिखता है कि ये आधा हो गया और अब ये पूरा हो गया, लेकिन ये सन की लाइट की वजह से, सन की रेज की वजह से ये हमें ऐसा दिखता है, ऐसा हमें दिखाई देता है। इन अदर वर्ड्स द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज, अगर दूसरे शब्दों में कहें मून की जो शेप है अपीयर्स टू चेंज, जो हमें दिखती है बदली हुई, बिकॉज वी सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून लिट सरफेस, क्योंकि हम सरफेस पर उसके डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं मून के चेंज हुए। वैन वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, हम हर वक्त मून को नहीं देख सकते, इट इज़ कॉल्ड ए न्यू मून। आफ्टर न्यू मून नाइट वी कैन सी अ पार्ट ऑफ द मून डैट ग्रोज बिगर एंड बिगर फॉर द नेक्स्ट 7 days, हम देखते हैं जो न्यू मून है, जो नया मून है, वो उसके जो पार्ट हैं हम देख सकते हैं मून के, डैट ग्रोज बिगर जो बढ़ते हैं, एंड बिगर फ्रॉम द नेक्स्ट 7 days, और बढ़ते रहते हैं अगले 7 दिन तक। आफ्टर 7 days, अगले 7 दिन के बाद वी कैन सी हाफ ऑफ द मून, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो हाफ होना स्टार्ट हो जाता है, आधा स्टार्ट हो जाता है होना। 7 days लेटर, 7 दिन बाद वी कैन सी द फुल मून, उसके बाद हम क्या देखते हैं, 7 दिन के बाद वो पूरा मून बन जाता है, फुल मून बन जाता है। 7 days आफ्टर द फुल मून वी सी ए हाफ ऑफ द मून, और 7 दिन के बाद फिर से हम क्या देखते हैं, जो मून है उसकी शेप वो हाफ हो गई। आफ्टर 1 more week द मून रिटर्न्स टू द न्यू मून फेज, और 1 वीक के बाद फिर से वो एक नए मून में, एक नए फेज में आ जाता है। एज द मून चेंजेस फ्रॉम ए न्यू मून टू ए फुल, एज द मून चेंजेस, जो मून है वो चेंजेस होता है नए मून से फुल मून तक, न्यू मून से फुल मून तक, इट इज़ कॉल्ड वैक्सिंग, इसी को वैक्सिंग बोलते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड, पीरियड के दौरान, व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम फुल मून टू ए न्यू,
पीरियड के दौरान ये चेंज होता है, बदलता रहता है फुल मून से नई मून की तरफ। द मून इज़ वानिंग, इसको वैनिंग बोलते हैं। जब फुल मून से न्यू मून की तरफ जाए तो वैनिंग, और जब न्यू मून से फुल मून की तरफ जाए तो वैक्सिंग। वैन इट सीम्स टू बी स्मॉलर दैन हाफ मून, जब हमें दिखता है ये हाफ मून से छोटा है, इट इज़ कॉल्ड क्रीसेंट, तो उसको क्रीसेंट बोलते हैं। वैन इट सीम्स टू बी लार्जर दैन द हाफ मून, जो हाफ मून से बड़ा दिखाई देता है, इट इज़ कॉल्ड ए गिबस, और उसको क्या बोलते हैं? गिबस बोलते हैं। गिबस का हिंदी मीनिंग है कुबड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक बोल सकते हो, जो आपके डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। देखिए गिबस बोलते हैं इसको, जो बहुत बारीक होता है, बहुत थिन हो जाता है। और क्रीसेंट बोलते हैं जो अर्धचंद होता है, यानी कि आधा चांद, यानी कि ये वाली शेप, उसको बोलते हैं क्रीसेंट। तो ये था आपका फेजेस ऑफ मून। नेक्स्ट पढ़ेंगे सरफेस एंड ग्रेविटी ऑफ द मून, मून की सरफेस के बारे में और मून की ग्रेविटी के बारे में। गैलीलियो ए फेमस एस्ट्रोनॉमर, गैलीलियो एक एस्ट्रोनॉमर है, यानी कि खगोल विज्ञानी, जो इन सब चीज़ों के साइंटिस्ट होते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। स्टडीड द मून सरफेस, मून सरफेस के बारे में पढ़ा था उन्होंने। एज फार बैक एज द 1600s व्हेन वी लुक एट द मून इट लुक्स लाइक ए स्मूथ स्फेयर। 1600 ईयर पहले, 1600 में, वैन वी लुक एट द मून, जब हमने मून की तरफ देखा, इट लुक्स लाइक ए स्मूथ स्फेयर, तो उन्होंने एक स्मूथ स्फेयर मिली उन्हें, एक बॉल की तरह, विद डार्क एंड लाइट पैचेस ऑफ ग्रे, जिसके ऊपर पैच थे ग्रे कलर के। द डार्क पैचेस आर फ्लैट प्लेन्स, जो डार्क पैचेस थे यानी कि पैच थे जो डार्क कलर के, वो फ्लैट प्लेन्स थे। कॉल्ड मारिया, जिसको मारिया बोलते हैं। बच्चों आपके डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, जो ये ग्रे कलर का मून दिखाया, और इसके ऊपर जो ये धब्बे हैं, इसको पैचेस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी को क्या बोलते हैं? मारिया। द लाइट स्पॉट आर माउंटेनस पार्ट, जो लाइट स्पॉट्स है वो माउंटेनस पार्ट है। कॉल्ड द हाईलैंड, जिसको हम हाईलैंड बोलते हैं। क्रेटर्स आर अबंडेंट ऑन द मून। द मारिया वाज फॉर्म्ड बिलियन ऑफ ईयर्स एगो फ्रॉम लावा फ्लोइंग फ्रॉम द क्रेटर्स, यानी कि मारिया बनाता था बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि इतने बिलियन साल पहले, फ्रॉम लावा फ्लोइंग फ्रॉम द क्रेटर्स, यानी कि लावा निकलता था उसमें से क्रेटर्स की साइड में। बिसाइड्स प्लेन एंड माउंटेन्स द मून हैज़ नैरो वैलीज कॉल्ड रिल्स। बिसाइड प्लेन के अलावा एंड माउंटेन्स, द प्लेन और माउंटेन्स के बिसाइड्स द मून हैज़ नैरो वैलीज कॉल्ड रिल्स, जो मून के पास नैरो वैलीज थी, घाटी थी, नैरो कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं? रिल्स बोलते हैं। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए द मून हैज़ नो वेदर, इसलिए उसके पास कोई मौसम नहीं है, क्लाउड नहीं है, रेन और विंड भी नहीं है। सो देयर इज़ नो एयर एंड वाटर ऑन इट सरफेस, तो उसके पास कोई भी पानी, हवा सरफेस पर नहीं है। देखिए आपके डायग्राम में पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, ये जो पिक्चर्स दिखाई हुई है टेलीस्कोपिक व्यू ऑफ सरफेस ऑफ द मून, यानी कि एक टेलीस्कोप से जो पिक्चर ली है मून की, ये वो है। और ये है जो साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई है, जो देखी गई है, ये वो है। तो आप जो ये आपको दिख रही हैं, ये सब ग्रे कलर के पैचेस हैं। इसके पास माउंटेनस स्पोर्ट्स की तरह है, जिसको हाईलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। और प्लेन्स और माउंटेन्स हैं, जिसको रिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फर्दर द सरफेस ऑफ द मून कैन बिकम होटर और कोल्डर दैन एनी प्लेस ऑन अर्थ, यानी कि फर्दर द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि मून की सरफेस पर, कैन बिकम होटर, जो होटर है बहुत गर्म है, और कोल्डर ठंडी है, दैन एनी प्लेस ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो मून पर भी ऐसा ही है। सरफेस ऑफ द मून की सरफेस भी ऐसी है। एस्ट्रोनॉट कैन वॉक ईजिली ऑन द मून कैरिंग देयर हैवी इक्विपमेंट्स, हैवी इक्विपमेंट्स को लेकर एस्ट्रोनॉट जो है वो आसानी से वॉक कर सकते हैं, वहाँ पर चल फिर सकते हैं। इक्विपमेंट्स होते हैं जो उनके सामान होते हैं यूज़ करने के स्पेस में। दिस इज़ बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज 6 टाइम लेसर देन ऑन द अर्थ। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून, मून के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है 6 टाइम लेसर है, यानी कि 6 टाइम्स कम है, देन ऑन द अर्थ, अर्थ से। ग्रेविटी इज ए फोर्स ऑफ ए लार्ज ऑब्जेक्ट दैट पुल्स ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी होती है एक फोर्स जो बड़े ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। फॉर एग्जाम्पल ए 60 kg पर्सन वुड वे ओनली 10 किलोग्राम ऑन द मून। एक 60 किलो का आदमी मून पर जाने के बाद उसका जो वेट हो जाता है वो 10 kg हो जाता है, तो बहुत हल्का हो जाता है, तो इसलिए मून क्या करता है? अपनी तरफ उसको खींचता है, पुल करता है।
अब आते हैं इक्लिप्सिस पर। यू हैव अंडरस्टूड नाउ डैट एज द अर्थ गोज अराउंड द सन। यू हैव अंडरस्टूड, आप समझते हैं, नाउ डैट एज द अर्थ गोज अराउंड द सन, कि अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ घूमती है। द मून गोज अराउंड द अर्थ, और मून क्या है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। द मून टेक्स 27 1/2 days टू गो अराउंड द अर्थ। जो मून टाइम लेता है अर्थ के चारों तरफ घूमने में, वो 27 days और हाफ डे लगाता है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने में, घूमने में। बट बिकॉज द अर्थ कीप्स मूविंग, लेकिन जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है, इसलिए इट टेक्स द मून 2 extra days। तो इसलिए मून क्या करता है, 2 दिन एक्स्ट्रा लेता है, यानी कि 29 1/2 days टू कम बैक टू द सेम प्लेस इन द स्काई। यानी कि स्काई में आने के लिए सेम प्लेस पर वो 2 दिन फालतू लेता है। द पाथ ऑन विच द अर्थ गोज अराउंड द सन एंड द पाथ ऑन विच द मून गोज अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिट। वो पाथ जिसमें अर्थ जाते हैं सन के चारों तरफ, और वो पाथ जिसमें मून जाता है अर्थ के चारों तरफ, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। यानी कि जो वो पाथ बनाते हैं। देखो बच्चों, एक चीज़ समझते हैं, ये आपका हो गया सन, ठीक है, ये सन हो गया, एक सेकेंड, ये आपका सन है, और इसके चारों तरफ आपकी जो अर्थ है वो घूम रही है, वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है। तो जो ये पाथ है, जो मैंने लास्ट में सर्किल बनाया, जो ये पाथ है, इसको ही ऑर्बिट बोलते हैं। यानी कि अपनी ऑर्बिट पर जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और इसी तरीके से जब मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो वो जो पाथ होता है, वो जो डिस्टेंस होता है, जिस रास्ते पर वो चल रहा होता है, उस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। Sometimes during their orbit, the moon and the earth form a line with the sun. कुछ टाइम ऑर्बिट के दौरान द मून और अर्थ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सन के साथ। When this happens an eclipse occurs, तो इसीलिए जो इक्लिप्स है वो बनता है। इन सिंपल वर्ड एन इक्लिप्स इज ए शैडो। तो सिंपल शब्दों में अगर कहें तो इक्लिप्स क्या है, एक शैडो, एक परछाई है अर्थ और मून की, प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सनलाइट, सनलाइट की वजह से जो प्रोड्यूस हो जाती है, बन जाती है। अब सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। द सोलर एक्लिप्स अकर्स ड्यूरिंग द डे। जो सोलर एक्लिप्स है वो दिखता है, बनता है ड्यूरिंग द डे, डे के दौरान, दिन के समय। इन ए सोलर इक्लिप्स द मून मूव्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सोलर इक्लिप्स में जो मून है, चंद्रमा है, वो मूव्स करता है अर्थ और सन के बीच में। द स्काई स्लोली गेट डार्क एज द मून मूव्स इन फ्रंट ऑफ द सन। जो स्काई है वो बहुत ही डार्क दिख जाता है, यानी कि बहुत अंधेरा हो जाता है स्काई में, आसमान में, एज द मून, मून की वजह से, मूव्स इन द फ्रंट ऑफ द सन, क्योंकि जो मून है वो सन के सामने आ जाता है, फ्रंट में आ जाता है, तो इसलिए जो हमारा स्काई है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। व्हेन दिस हैपन, ऐसा इसलिए होता है, द मून ब्लॉक द सनलाइट। मून क्या करता है, सन की जो किरणें हैं, सन की जो लाइट है, उसको ब्लॉक कर देता है, यानी कि अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुँचने देता, उसको ब्लॉक करके रखता है। When the moon blocks the whole bright surface of the sun, it is called a total solar eclipse. जब सारी जो सन की लाइट है उसको ब्लॉक करके रख देता है मून, तो उसको बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कि पूरी तरीके से जो सोलर इक्लिप्स होता है। एंड व्हेन द मून पार्शियली ब्लॉक द सन, और जब आधी रेज सन की अर्थ के ऊपर पड़ती है तो उसको पार्शियली सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। सोलर एक्लिप्स लास्ट फॉर ए फ्यू मिनट। जो सोलर एक्लिप्स होता है वो कुछ मिनटों तक रहता है। देखिए आपके जो पिक्चर्स दिखाई हुई है इसमें सोलर एक्लिप्स के बारे में बताया हुआ है। ये मून है आपका, उसके बाद ये सन है, ये मून है, और उसके बाद ये अर्थ है। तो सन और अर्थ के बीच में क्या आ गया, मून। जब ये अर्थ के बीच में और सन के बीच में आ गया तो इसने जो सन की रेज है उसको ब्लॉक कर लिया, और ब्लॉक करने के बाद जो अर्थ के ऊपर जो सन की रेज जा रही थी वो अब नहीं जाएगी, क्योंकि उसने ब्लॉक कर लिया, उसकी सारी रेज को अपने ऊपर डाल लिया, तो वो अर्थ तक नहीं पहुंचने देता। तो इसलिए सोलर एक्लिप्स होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं वो यही होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण का मतलब यही होता है जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, यानी कि दिन में ही जब अंधेरा हो जाए। उसके बाद आता है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स को चंद्र ग्रहण बोलते हैं। द लूनर एक्लिप्स अकर ड्यूरिंग नाइट। जो लूनर एक्लिप्स होता है वो नाइट में होता है, रात में होता है। ड्यूरिंग ए लूनर एक्लिप्स द अर्थ मूव्स बिटवीन द सन। लूनर एक्लिप्स के दौरान जो अर्थ है वो मूव्स करती है बिटवीन द सन एंड द मून, यानी कि सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। द अर्थ ब्लॉक द सनलाइट, और अर्थ क्या करती है, सन की जो किरणें हैं, रेज है, उनको ब्लॉक कर लेती है, यानी कि मून की सरफेस तक पहुँचने नहीं देती। सो द अर्थ शेडो फॉल्स ऑन द मून पार्टली और होली।
जो अर्थ की शेडो है वो मून के ऊपर नहीं गिरती, ना पूरी तरीके से और ना ही हाफ। व्हेन द मून इज़ कम्प्लीटली इन द डार्क शेडो, जो मून है उसके ऊपर डार्क शेडो यानी कि बिल्कुल डार्क कलर की परछाई आ जाती है अर्थ की, इट इज़ कॉल्ड टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। तो उसी को ही क्या बोलते हैं, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। व्हेन द मून इज़ पार्टली हिडन, और जो मून है वो आधा हाइड हो जाए यानी कि छिप जाए बाय द शेडो ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेडो से, तो उसको पार्शियली लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। द लूनर इक्लिप्स कैन लास्ट फॉर ए फ्यू आवर्स, जो लूनर इक्लिप्स होता है वो कुछ घंटों तक रहता है। देखिए बच्चों, आपके डायग्राम पिक्चर्स दी हुई है आपकी बुक में लूनर इक्लिप्स की। ये आपका सन है, ठीक है, और ये आपका छोटा सा मून है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गई, अर्थ आ गई, और ये रात के समय होता है। तो रात के समय में जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण जिसको बोलते हैं वो यही होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो उसको लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। बच्चों याद रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड तक आपको याद रखनी है ये। नेक्स्ट चलते हैं टाइड्स। टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर टाइड्स, टाइड्स क्या होता है। टाइड्स आर ग्रेट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर इन द सी। जो टाइड्स का हिंदी मीनिंग है ज्वार। टाइड्स आर ग्रेट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर इन द सी। जो आप समुद्र में बहुत पानी की जो लहरें देखते हो उसको ज्वार बोलते हैं, वही होता है टाइड्स। कोज्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ द मून एंड द सन, जो किसके कारण से होता है, सन और मून की ग्रेविटी के कारण से होता है। इन मोस्ट प्लेस द टाइड्स राइजेज एंड फॉल्स ट्वाइस ए डे, यानी कि जो टाइड्स है, जो ज्वार है वो राइजेज उठता है, फॉल्स ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार। रीचिंग अ मैक्सिमम हाइट कॉल्ड हाई टाइड, जब बहुत ज़्यादा हाइट पर पहुंच जाती है लहरें जो समुद्र की हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी कि ज्वार जब आ जाता है समुद्र में तो उसकी जो पानी की लहरें हैं वो बहुत ऊपर तक ऊंचाई तक उठ जाती है तो उसको हाई टाइड बोलते हैं। ऑन ईच राइज एंड अ मिनिमम लेवल कॉल्ड लो टाइड, और जो अगर ये बहुत कम होता है इसका लेवल यानी कि बहुत कम हाइट होती है तो उसको लो टाइड बोलते हैं। ऑन ईच फॉल, प्रत्येक फॉल में, यानी कि जब पानी की बहुत सारी लहरें ऊपर उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं तो उसी को ही क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं, हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं। द मून्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ्स वाटर इज मोर दैन डैट ऑफ द सन बिकॉज द मून इज क्लोजर टू द अर्थ। मून क्या है, मून ग्रेविटेशनल पुल करता है अर्थ के वाटर को, यानी कि पानी को खींचता है अपनी तरफ, इज मोर बहुत ज़्यादा, दैन डैट ऑफ द सन, सन की वजह से, बिकॉज ऑफ द मून इज क्लोजर टू द अर्थ, क्योंकि जो मून है वो अर्थ के पास है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण द वाटर ऑन द अर्थ फेसिंग ऑन द मून राइजेज टूवर्ड्स द मून, जो वाटर है अर्थ के ऊपर वो मून को फेस करता है, राइजेज टूवर्ड्स द मून, और मून के सामने आ जाता है, राइजेज करता है, ऊपर की तरफ उठता है वो जो पानी है अर्थ समुद्र में। दिस इज़ हाई टाइड, उसी को हाई टाइड बोलते हैं जब वो मून को फेज करता है। एट द सेम टाइम देयर इज़ ए हाई टाइड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, इसी समय अगर अपोजिट साइड में हाई टाइड हो जाए, इट टेक्स अबाउट 6 आवर्स फॉर राइजिंग वाटर, और ये 6 घंटे लगाता है पानी को ऊपर राइज करने में, ऊपर उठने में, टू रीच हाई टाइड तक पहुँचने में, एंड अनदर 6 आवर्स फॉर फॉलिंग वाटर टू रीच लो टाइड, और लो टाइड होने में ये अगले 6 घंटे लगाता है यानी कि नीचे गिरने में। ड्यूरिंग फुल एंड न्यू मून द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून कंबाइन टू प्रोड्यूस द हाइएस्ट टाइड कॉल्ड द स्प्रिंग टाइड। फुल मून और न्यू मून के दौरान द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून, जो सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है कंबाइन हो जाती है, जुड़ जाती है, टू प्रोड्यूस द हाईएस्ट टाइड, जिससे बनता है एक हाईएस्ट टाइड कॉल्ड द स्प्रिंग टाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ड्यूरिंग क्वार्टर मून्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून अपोज ईच अदर टू प्रोड्यूस द लोएस्ट टाइड कॉल्ड नीप टाइड्स। क्वार्टर मून्स में, यानी कि जब हाफ होता है, 1/4 होता है मून्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सन और मून की अपोज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है दोनों की, ईच अदर टू प्रोड्यूस द लोएस्ट टाइड, तो तब क्या प्रोड्यूस होता है, लोएस्ट टाइड, यानी कि लो लेवल का टाइड्स प्रोड्यूस होता है, जिसको हम नीप टाइड्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो आपके पिक्चर्स दी हुई हैं आपकी बुक में हाई टाइड की, ये हाई टाइड की पिक्चर है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा ज्वार आ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी में उफान आ जाता है, बहुत ऊंचाई तक लहरें उठ जाती हैं तो उसको हाई टाइड बोलते हैं। बहुत ऊंचाई तक लहरें इसीलिए उठती हैं जब सन और मून अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करते हैं और वहाँ से समुद्र से, अर्थ से पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, और वो फेज करता है मून की तरफ और सन की तरफ, तो इसीलिए हाई टाइड बनता है। ये लो टाइड है जब पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। स्प्रिंग टाइड में जब अपोजिट हो जाती है डायरेक्शन दोनों की, और स्प्रिंग टाइड में जब दोनों फोर्स लगाते हैं मून और सन, और नीप टाइड में जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो वो नीप टाइड बन जाता है। इन मोस्ट प्लेसेस देयर आर 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स।
कई जगह पर 2 हाई टाइड्स होते हैं, 2 लो टाइड्स होते हैं एवरी 24 आवर्स, यानी कि प्रत्येक 24 घंटे में। सम एरियाज सच एज गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि जो एरियाज़ है कहाँ पर ऐसा होता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऐसा होता है, हैव ओनली 1 हाई एंड 1 लो टाइड ईच डे, जहाँ पर प्रत्येक दिन में एक हाई टाइड आता है और एक लो टाइड आता है, यानी कि ज्वार आता है समुद्र में। बिकॉज टाइड कैन रेंज इन साइज एंड टाइप, जो टाइड की जो रेंज है वो साइज और टाइप पर डिपेंड है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट द मेजर टाइड्स फॉर द शेक ऑफ द सेफ्टी ऑफ सेलिंग शिप एंड फिशिंग बोट्स, जो क्या करते हैं, मेजर टाइड्स फॉर द सेक ऑफ द सेफ्टी ऑफ सेलिंग शिप, जो समुद्र में शिप सेल करते हैं, यानी कि शिप चलते रहते हैं और फिशिंग बोट्स होती है वो चलती रहती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रेडिक्ट करना, पहले से ही अनुमान लगाना, यानी कि मेजरमेंट करना कि जो वहाँ का टाइड्स है वो कितनी ऊंचाई तक है और कितनी लो टाइड है। ड्यूरिंग ए हाई टाइड के दौरान ए शिप कैन ईजिली रीच द पोर्ट, तो हाई टाइड में जो शिप है वो आसानी से पोर्ट तक पहुँच जाता है। हाउएवर इट इज़ डेंजरस फॉर फिशरमैन, लेकिन ये डेंजरस है फिशरमैन के लिए टू सेल इन सी ड्यूरिंग ए हाई टाइड के दौरान जो फिशरमैन होते हैं, यानी कि जो मछली पकड़ते हैं, जो उनकी जो बोट होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसके बाद आते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून। एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून के बारे में पढ़ेंगे। देयर हैव बीन मैनी मिशंस टू द मून, बहुत सारे मिशंस मून पर किए गए हैं। नासा नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अपोलो मिशन सेंड पीपल टू द मून फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। अपोलो का जो मिशन था उन्होंने पीपल को भेजा था मून पर फर्स्ट टाइम। अपोलो 11 लैंडेड ऑन द मून ऑन जुलाई 20, 1969, यानी कि अपोलो 11 जो था, जो लैंड किया गया था मून पर, वो जुलाई 20, 1969 में किया था विद नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉट में गए थे मून पर। उन्होंने पहला जो कदम था वो रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून, यानी कि उन्होंने अपना जो पहला कदम रखा था मून पर वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। हिज फर्स्ट वर्ड अपॉन स्टेपिंग द मून वेयर दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जिएंट लीप ऑफ मैनकाइंड, यानी कि उन्होंने जब अपना पहला कदम रखा था तो ये बोला था उनका एक छोटा सा कदम जो उन्होंने अपने मून चंद्रमा पर रखा है, वन जिएंट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी कि ये बहुत अद्भुत है, बहुत जिएंट है और बहुत ही एक आदमी के लिए, एक मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन प्रजाति के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जिएंट है। जिएंट मतलब होता है विशाल, है ना, विशाल बोल सकते हैं आप इसको, नोट डाउन भी करेंगे। विशाल काय बोलते हैं इसको, जिएंट लीप फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए बहुत ही जिएंट है, बहुत विशाल काय है, क्योंकि आसानी से कोई मून पर नहीं जा सकता ना, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई वेदर है, ना कोई एयर है, वाटर नहीं है, कोई मौसम नहीं है, कुछ नहीं है ना, लाइफ नहीं है, तो इसलिए देखो एस्ट्रोनॉट एल्ड्रिन फुटप्रिंट ऑन द मून सरफेस, आपके पिक्चर्स में दिखाया हुआ है ये एडविन एल्ड्रिन का फुट है जिन्होंने मून पर रखा था, मून के सरफेस पर। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट आर ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट, दीज आर नेचुरल एज वेल एज मैन मेड। सैटेलाइट आर ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट, जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, प्लैनेट के अपनी प्लैनेट के ऑर्बिट पर घूमता है। दीज आर नेचुरल एज वेल एज मैन मेड, ये नेचुरल भी है और मैन मेड भी है। द टर्म मून रेफर्स टू एनी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट, जो मून है उसको रेफर्स किया गया एक नेचुरल सैटेलाइट से प्लैनेट्स के। द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट मून, जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, इस जुपिटर, गैनीमेड, डीमोस द आउटर सैटेलाइट मून, और डीमोस क्या है, आउटर सैटेलाइट है मून की, ऑफ मार्स इज क्वाइट स्मॉल, और जो मार्स है वो बहुत छोटा है, क्वाइट स्मॉल। देयर आर मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ऑर्बिटिंग द अर्थ। दे आर यूज्ड फॉर ए रेंज ऑफ पर्पजेज सच एज टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो दे आर यूज फॉर रेंज पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, टेलीकास्ट करने के लिए, टेलीविज़न पर कोई भी दिखाने के लिए, न्यूज़ वगैरह दिखाने के लिए जो हमारे आसपास घटित होती रहती है उनको दिखाने के लिए, इंटरनेट को दिखाने के लिए, कम्युनिकेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बताने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है, जो हमारे स्पेस में होता रहता है उनकी जानकारी लेने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन इन 1957, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो थी स्पुतनिक फर्स्ट, जो सोवियत यूनियन 1957 के द्वारा लॉन्च की गई थी।
रिसर्च सैटेलाइट स्टडी आउटर स्पेस, जो रिसर्च सैटेलाइट थी उसने आउटर स्पेस की स्टडी की थी। नोटेबल रिसर्च सैटेलाइट इंक्लूड द हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो नोटेबल रिसर्च सैटेलाइट थी उसमें इंक्लूड था हबल स्पेस टेलीस्कोप। मैनी एस्ट्रोनॉट अबोर्ड द स्पेस स्टेशन लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जो कुछ खगोल विज्ञानी थे, एस्ट्रोनॉट थे, अबोर्ड द स्पेस स्टेशन, उन्होंने एक स्पेस स्टेशन को अबोर्ड किया था, लॉन्च किया था बाय द यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा एंड द सोवियत यूनियन के द्वारा। हैव कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू स्टडी स्पेस, और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सपेरिमेंट किए थे, स्टडी की थी स्पेस के बारे में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में क्या था, प्रोवाइड अ वर्ल्ड वाइड लिंक अप बाय रेडियो, टेलीफोन एंड टेलीविज़न से लिंक किया गया था। कम्युनिकेशन सैटेलाइट यही है जहाँ पर हम कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे से, हमारा वार्तालाप हो सके। यू कैन मेक अ टेलीफोन कॉल यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, जब आप टेलीफोन को यूज़ करते हैं, टेलीफोन कॉल को यूज़ करने के लिए ये भी सैटेलाइट के द्वारा होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा किया जाता है ये। द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज इको, लॉन्च्ड इन 1960, जो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था वो इको था, जो 1960 में लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कुछ इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं जो है इनसैट 1, इनसैट 4CR इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया, जो इंडिया ने लॉन्च किया था। उसके बाद आता है वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट के बारे में, ये सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो जिसमें रिसर्च सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और लास्ट है वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट प्रोवाइड कंटिन्यूस एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। वेदर सैटेलाइट क्या करती है, कंटिन्यूस लगातार हमें अप टू डेट करती है, इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा वातावरण है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती रहती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सच एज क्लाउड कवर एंड टेम्परेचर, जो क्लाउड है उनके बारे में और टेम्परेचर के बारे में। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू साइंटिस्ट, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है साइंटिस्ट के लिए, वैज्ञानिक के लिए, वेदर फोरकास्टर्स के लिए, द मिलिट्री, फार्मर्स एंड फिशरमैन के लिए। टायर्स 1 वाज द फर्स्ट सच सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1960। टायरोस फर्स्ट सैटेलाइट थी जो लॉन्च की गई थी 1960 में। कल्पना फर्स्ट इज़ ए वेदर सैटेलाइट ऑफ इंडिया, और कल्पना फर्स्ट जो थी वो वेदर सैटेलाइट थी जो इंडिया ने लॉन्च की थी, जो वेदर सैटेलाइट है। बच्चों, इसी तरीके से आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया, मून एंड शैडो। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सुनना है, समझना है और डिफ़िकल्ट वर्ड को नोट डाउन करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।